चलिए, आप सभी का स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस पर। ठीक है, और सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुड़हर से पधारे हुए बाबूलाल मुरांडी जी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए इसी शुरुआत के साथ नई एनर्जी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग बोर्ड पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कमर कस लिया है बाबूलाल मुरांडी जी ने भी। ठीक है, और हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। और टॉपिक देखिए हमारा केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी ठीक है, रासायनिक बलगतिकी में हम जो हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शन चलती रहती है उन्हीं रिएक्शनों का अध्ययन करते हैं। कितना समय लगता है ना। बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन कहलाती है। जो धीरे रिएक्शन होती है वो स्लो रिएक्शन कहलाती है। और इस चैप्टर में हम स्लो रिएक्शन जो है, जो मध्यम गति के रिएक्शन होते हैं उन्हीं का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी में जो टॉपिक हमको जानना समझना है, हमको पढ़ना है, एक टॉपिक अभिक्रिया की दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक हमको इसमें टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ साथ दर, स्थिरांक तथा इसका व्यंजक, ठीक है। आगे हमको अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, तथा आर्हेनियस समीकरण। ये टॉपिक्स हमको पढ़ना है, लिख लिया जाए। इन सारे टॉपिकों का स्टडी करना है। चैप्टर में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक में, जिसे इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, और साथ में थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी को आर्हेनियस सिक्रेशन के अंतर्गत इसे स्टडी करते हैं। इन सारे टॉपिकों के साथ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर की गति भी तेजी से रखनी है, इसकी गति। ठीक है, और बाबूलाल मुरांडी जी को भी हम लोग वही आनंद देंगे इस चैप्टर में जो वो लूना में बैठकर धीरे धीरे मंद गति से अपने लक्ष्य की ओर आने में लेते हैं। उनको भी हम टॉपिक में ऐसे ही धीरे धीरे मस्त सैर कराएंगे, कलमों से धीरे धीरे वो निरंतर टॉपिक को लिखते हुए और छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिकों का स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानकारी लेंगे। तो बाबूलाल जी ध्यान से आप देखते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को। अभिक्रिया की दर, आपको पता है किसी भी अभिक्रिया में यह है अभिकारक और यह है उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद। और अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाती है। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती जाती है, और उत्पाद की जो सांद्रता है उसमें क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इसी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है,
मुन्ना जी, इसी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, इकाई समयांतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये हमको समझना है। इसको प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास है ताप, इसको प्रभावित करने वाले कारक है हमारे पास अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, इसको प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट जिसे कहते हैं। प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास है ताप, अभिकारक की सांद्रता, उत्प्रेरक, और प्रभावित करने वाले कारकों में हमारे पास है दाब, हमारे पास है पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारे पास है विकिरण का प्रभाव। ये सब प्रभावित करने वाले कारक, विकिरण का प्रभाव, हमारे पास प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, और क्या बच गया? विकारक की प्रकृति, ये हमने इनको प्रभावित करने वाले कारक लिख दिए हैं। यह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप, अभिकारक की सांद्रता, उत्प्रेरक, दाब, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकिरण का प्रभाव और अभिकारक की प्रकृति। ये सारी की सारी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कोई बोलेगा कि अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से अभिकारक की सांद्रता प्रभावित करती है, तो ये भी बात आपको पता चल जाएगा कि जो अभिकारक की सांद्रता होती है, अभिकारक की सांद्रता वह अभिक्रिया की दर के समानुपाती होती है। मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और अभिकारक की सांद्रता कम होने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, क्योंकि अभिकारक की जो सांद्रता होती है वह अभिक्रिया की दर के समानुपाती होती है। ठीक है, उसके बाद मुन्ना प्रहरी जी, आपको बता दिया जाए कि जो ताप होता है यह भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, जब ताप बढ़ाते हैं तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कारण यह है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं के गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। पानी को आप ताप देते जाते हैं तो पानी तेजी से खौलने लगता है। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उसके बाद यदि बात किया जाए किसकी? उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। यदि धनात्मक उत्प्रेरक है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। तो मुन्ना प्रहरी जी, बाबूलाल मोरांडी जी, नवीन भटनायक जी, आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रदीप महाजन जी, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, दाब पे। दाब जो होता है वो गैसीय अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। ठीक है ना, दाब बढ़ा देते हैं। गैसीय अभिक्रिया मतलब जिसमें आप जैसे नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और इससे मिलकर के अमोनिया बनता है, वो भी गैस है। जिन गैसीय अभिक्रियाओं को प्रभावित कौन करता है? मुन्ना प्रहरी जी, दाब प्रभावित करता है। ठीक है ना, कैसे दाब प्रभावित करता है? दाब बढ़ा देते हैं तो आयतन कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? आयतन कम हो जाता है, और आयतन कम हो जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है। आयतन कम होने पर सांद्रता बढ़ जाती है, और सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है मुन्ना। ठीक है ना, तो दाब बढ़ाए तो आयतन कम हो गया, लेकिन सांद्रता बढ़ गई, और सांद्रता बढ़ गई तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उसके बाद यदि बात किया जाए तो विकिरण का प्रभाव भी पड़ता है रिएक्शन में। पूछिए कैसे? कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, जिसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, है ना। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, ठीक ना मुन्ना प्रहरी जी, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने का काम प्रकाश भी करता है। जैसे पर है प्रकाश मिलती है, अभिक्रिया प्रभावित हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है? देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अणु जितना ही सरल होगा उतने ही कम बंध टूटेंगे, अभिक्रिया की गति उतनी ही तीव्र होगी। और अणु जितना ही जटिल होगा उतने ही अधिक बंध टूटेंगे, अभिक्रिया की दर उतनी ही धीमी होगी। इस प्रकार आप सभी को अभिक्रिया की दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। ठीक है ना। पहला है अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता जो होता है अभिक्रिया की दर के समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर
बढ़ जाती है। दूसरा है ताप, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ये सारा जो नोट्स हमने आपको दिया है उस नोट्स की सारी चीजें मैं पढ़ा दिया हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं? रासायनिक बलगतिकी की नोट्स निकालना है, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें उसमें लिखी होंगी, ठीक है। अब उसके बाद जो कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें नोट भी कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं, दर स्थिरांक। कौन से टॉपिक में? दर स्थिरांक, जिससे दर व्यंजक भी कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, दूर दराज की गलियों से आए हुए गुड़हर से पधारे हमारे बाबूलाल मरांडी जी, ठीक है। आपको टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मैं अब आपको आगे बताना चाहूंगा किसके बारे में? दर स्थिरांक के बारे में। अब ये दर स्थिरांक, चलिए देखिए थोड़ा सा, आप दर स्थिरांक क्या है। देखिए एक ये अभिक्रिया मैंने लिख दी है और ये मैंने अभिक्रिया लिख दी A डेंस टू C, ये हो गया A अभिकारक और C हो गया हमारे पास उत्पाद, ठीक है ना। अब मैं आपको दर स्थिरांक बताना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी रिएक्शन लिख सकता हूँ। आप कहोगे अरे बड़ा सरल सा रिएक्शन लिख दिया, एक शब्दों वाले, बड़े बड़े रिएक्शन लिखिए। तो ये देखो मुन्ना पहरी जी, आपके लिए बड़ा रिएक्शन बोर्ड पर है, ठीक है। और मैंने मान लिया अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a और अभिकारक B की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल b है, ठीक है ना। तो एक नियम होता था जिसे हम दर नियम कहते हैं, उसके पहले हम लोग पढ़ते थे द्रव अनुपाती क्रिया नियम। 11th में एक टॉपिक था द्रव अनुपाती क्रिया नियम, ठीक है। उसके अनुसार जो दर होता है वो समानुपाती होता है A की पावर A के और B की पावर B के, ये होता था, ठीक है ना। जो ये अभिकारक लिखे रहते थे प्लस में, उनको गुणे में लिख देना है, और जो उनके पहले सांद्रता लिखी रहती थी उसे उसके पावर में लिख देना है। पावर माने होता है मुन्ना प्रहरी जी घात, क्या होता है? घात, ठीक है। हमारे बीच में अब दर नियम की चर्चा होने वाली है। तो दर नियम का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये जो अभिकारक अपनी सांद्रता स्मॉल a पर ही निर्भर करे, ये x और y पर भी निर्भर कर सकता है। और a की सांद्रता जब x हो जाए और b की सांद्रता y हो जाए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे, a की पावर x और b की पावर y। मैं बता देना चाहता हूँ ये एक प्रायोगिक नियम है, ये जो k आया है यही हमारा क्या है? दर स्थिरांक है, और जो समीकरण प्राप्त हुआ है वही हमारा क्या है? दर समीकरण है। इस प्रकार हमने दर स्थिरांक और इसके व्यंजक के बारे में भी जानकारी ले ली है, ठीक है। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, लिख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार लिखते चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। अच्छे से चीजों को मेहनत करके समझना है, चलना है, निरंतर अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। चीजों को करीब से समझते हुए हमारे बीच में पप्पू बिश्नोई जी भी हैं, ठीक है, बबलू चौहान जी, गोरेलाल पाड़े, छेदूलाल साहू, ऐसे रहना चाहिए, नीचे ऐसे अभी लगते रहे जिसे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि पर। किस पर बात करेंगे? तो जैसा हमको पता था कि दर नियम क्या था, दर बराबर के a की पावर x और b की पावर y। a और b हमारे अभिकारक थे, a और b क्या था हमारे, और ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा ये सांद्रता है। तो अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। तो घातांक क्या है? x और y। तो x प्लस y, यही है हमारी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों का योग। लिख लीजिए, अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं
अभिक्रिया की आणविकता क्या है हमारे पास? अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। अब उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या है? तो देखिए, जो अभिक्रिया की आणविकता है, तो हम देखने जा रहे हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। अभिक्रिया की आणविकता का अर्थ क्या है, ये समझना है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या, प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैंने लिख दिया NO2 2 NO2 और यहाँ पे तोड़ करके उसको लिख दिया NO+O2। तो मुन्ना लाल प्रहरी जी, आपको समझ जाना है कि यहाँ अभिकारक के कितने अणु हैं? 2, मतलब इसकी आणविकता कितनी है? 2। नहीं समझ पा रहे? अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे और बताइए कुछ। H2 + I2 बना दिया 2HI। अब कोई बोल दिया बताओ इसकी आणविकता कितनी है? तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो 1 यहाँ पे, तो टोटल कितनी है इसकी आणविकता? 2 है। नहीं आ रहा है समझ में? तो आणविकता मतलब कि अभिकारक के अणुओं की संख्या। समझ में आया कि नहीं? उसी को आणविकता कहते हैं। अब मुन्ना लाल प्रहरी जी, आणविकता के बाद जो टॉपिक हमको मिलेगा वो मिलेगा प्राथमिक ऊर्जा, देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, तो ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है? क्या समझना है चीजों को कि प्राथमिक ऊर्जा, मैं बताना चाहूंगा अभिकारक के पास जो पहले से ऊर्जा मौजूद होती है उसे प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं, प्राइमरी एनर्जी कहते हैं, ठीक है? जैसे बाबूलाल जी, जैसे आप बैठे हैं, आपके अंदर अभी जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? प्राथमिक ऊर्जा है, ठीक है ना? तो प्राथमिक ऊर्जा जो अभिकारकों के पास जो ऊर्जा पहले से रहती है वो मान लीजिए कौन सी ऊर्जा है? प्राथमिक ऊर्जा है। पर वो ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो अभिकारक से उत्पाद बना पाए, ठीक है ना? क्योंकि जब कोई अणु आपस में टक्कर करते हैं, जब अणु आपस में टक्कर करते हैं तभी उत्पाद का निर्माण होता है। इस अणु को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए अलग से ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? कौन सी ऊर्जा कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, ठीक ना? किसी भी अणुओं को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना? और अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए जो टोटल कुल ऊर्जा लगती है, जिसको कारण वो ऊर्जा रोधिका को पार करके उत्पाद का निर्माण करता है, अभिकारक से उत्पाद बनने में जो कुल ऊर्जा लगती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम से कम वो ऊर्जा चाहिए ही कि अभिकारक उत्पाद बना पाए। समझ आया कि नहीं? उसे देहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? जो अणुओं के पास पहले से ऊर्जा है वो प्राथमिक ऊर्जा, अणुओं को सक्रिय करने के लिए कि अणु आपस में टक्कर कर पाए, वो कौन सी ऊर्जा है? सक्रियण ऊर्जा। और अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो देहली ऊर्जा। नहीं समझ पा रहे हैं कि जब इसको 40 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी तभी उत्पाद बनाएगा, तो वो जो टोटल ऊर्जा की उसको आवश्यकता उत्पाद बनाने के लिए वही है हमारी देहली ऊर्जा। तो इस प्रकार हमने प्राथमिक ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा के बारे में भी समझा है, जाना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक ऊर्जा जो अणुओं के पास पहले से है, सक्रियण ऊर्जा अणुओं को सक्रिय करने के लिए, आपस में टक्कर करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? और अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है हमारे पास आर्हेनियस समीकरण की। तो आर्हेनियस समीकरण में आप सभी को पता है क्या होता है? क्या होता है आर्हेनियस समीकरण? दर स्थिरांक के बराबर a e⁻⁻⁻ यहाँ जानना है कि k दर स्थिरांक है, a आर्हेनियस नियतांक है, t ताप है, r गैस नियतांक है, E सक्रियण ऊर्जा है। E का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा। तो ये आर्हेनियस समीकरण है। k को अपन दर स्थिरांक कहते हैं, a को अपन आर्हेनियस नियतांक कहते हैं, E को अपन सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, R को अपन गैस नियतांक कहते हैं और T को अपन ताप कहते हैं। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद।